नमस्कार दोस्तों, टोटल कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। ठीक है। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि हमें थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में या फिर वस्तुओं की गणना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का जो प्रतीक होता है वह n होता है। ठीक है। n जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ठीक है। इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप लोगों ने छोटे कक्षाओं में आपने जब स्टार्टिंग किया होगा पढ़ाई की तो आपने इन्हीं संख्याओं से ही आपने शुरू किया होगा। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं या वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं। अगली जो परिभाषा है हमारी वो क्या है? पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य को जोड़ दिया जाता है या सम्मिलित कर दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर कहते हैं। इसे W से डिनोट करते हैं। W इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य को जोड़ दिया जाता है तो वह क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर बन जाता है। और इसका जो प्रतीक होता है पूर्ण संख्याओं को वो होता है W। ठीक है। आगे हम बात करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इंटीग्रर्स होता है, इंटीग्रर्स। सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इसे जेड से डिनोट करते हैं। एक बार और परिभाषा सुन लीजिए। सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड इक्वल तो हो जाएगा, जेड इक्वल टू, देखिए यहाँ पे शून्य है, यहाँ इस तरफ 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4। हम कह सकते हैं कि ये शून्य से जो इधर को है माइनस को है, जो शून्य से छोटा है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे और जो शून्य से बड़ा है उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। जो शून्य से छोटा है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे और जो शून्य से बड़ा है उसे क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। जो पूर्णांक होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए आगे अगली परिभाषा है हमारी परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। सभी लोग बच्चे ध्यान देना कि आपको ध्यान से पढ़ना है सारी चीजें, क्योंकि आगे जो सवाल आएंगे हमारे इन्हीं के माध्यम से ही सवाल हमारे बनेंगे। पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं कि नहीं होती, ये सारे सवाल आपसे इन्हीं से बनेंगे। आपको एक बार मैं पुनः बता दूं, ठीक है, कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होते हैं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसका जो प्रतीक होता है n होता है, n से इसे डिनोट करते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। आप जहां तक गिन सकते हो वहां तक। होल नंबर या पूर्ण संख्या क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे यदि हम शून्य लगा देते हैं, ठीक है, तो वह होल नंबर हो जाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जो पूर्णांक संख्या होते हैं, जो पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। पूर्णांक में क्या होता है? माइनस भी होता है और धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। जो शून्य से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो शून्य से बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम परिमेय संख्याओं को। इन्हें रोटेशनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशनल नंबर भी बोलते हैं।
पूर्णांक परिमेय संख्या, सॉरी, देखिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह हमारी P/Q के रूप में होती हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में होती हैं, जहां P और Q पूर्णांक, आप ये समझिए हमने कहा था पूर्णांक के बारे में, क्या है? P और Q पूर्णांक है। हमने आपको यहाँ बताया था कि पूर्णांक कैसा हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो P और Q धनात्मक भी हो सकते हैं और P और Q ऋणात्मक भी हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो तीसरा मुख्य पॉइंट है आपका, ये दूसरा पॉइंट हो गया, जो तीसरा मुख्य पॉइंट है, ठीक है, वह P और Q क्या है? P और Q में कोई उभयनिष्ठ ना हो। P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है आपको पता है? उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब है कि जो यदि P और Q है तो P और Q कैसा होना चाहिए? जैसे मैंने लिख दिया 3/4, 3/4। तो इसमें देखिए आप अगर दोनों गुणनखंड करेंगे, इसमें एक दूसरे का कोई भी फैक्टर, कोई भी गुणनखंड एक दूसरे से नहीं मिलेगा। यदि मैं कहूँ क्या 6/8 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं सर ये तो अभी नहीं होगी, यदि हम इसको एक बार काट देंगे तो ये जरूर हो जाएगी। तो 3/4 फिर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि हम 3 का गुणनखंड और 8 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो इसमें एक उभयनिष्ठ आ जाएगा जो कि 2 आएगा, ठीक है। तो यह संख्या कैसी होनी चाहिए हमारी? उभयनिष्ठ ना हो, दोनों में किसी भी तरह का कोई क्या ना हो, उभयनिष्ठ ना हो। और जो हमारा चौथा पॉइंट है हमारा, वो क्या है? Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि Q अगर 0 नहीं है, इसने कहा है कि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या P की 0 के बराबर हो सकता है? हाँ, P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है। इस चीज पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इससे हम इसका जो प्रतीक होता है वह क्या होता है? Q। परिमेय संख्याओं को जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? हमारा Q, हमारा इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ी सी। अब आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसका जो प्रतीक होता है Q होता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 यह सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्या हम इसको कह सकते हैं? हाँ, हम कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 सभी परिमेय संख्याएं? क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं, ठीक है, और यह P/Q के रूप में हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, चलिए आपने अभी तक सारी जानकारी ले लिया इस चैप्टर के बारे में। प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब चलते हैं 1.1 का पहला सवाल, देखते हैं कि कैसे हल करेंगे इसको। इसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पूछ रहा है कि जो नीचे उत्तर दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, ये सभी सत्य हैं, असत्य हैं, कारण भी बताइए और इसका सत्य असत्य भी बताइए, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसको। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं जो होती हैं हमारी, जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वह है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8। और जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वह 0 से शुरू होती हैं, और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह 1 से शुरू होती हैं। तो यह हमारा कथन असत्य होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो क्या 0 भी प्राकृतिक संख्या है? नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला कथन हमारा असत्य है। इसने कहा था प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो 0 भी प्रत्येक पूर्ण में आता है, तो 0 हमारा प्रत्येक पूर्ण संख्या में आता है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 हमारा पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जी बिल्कुल सत्य है।
क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए पूर्णांक आपको पता होना चाहिए, पूर्णांक हमारा क्या होता है, माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। जैसे +1 -1 -2 +2, ठीक है, यहाँ 0 होता है। तो हमने आपसे बताया था कि ए और बी, आपको आप पीछे बैक करके देख लीजिएगा कि ए और पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, दूसरा नंबर का सत्य है कि हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक क्या है, परिमेय संख्या होती है। अगला जो हमारा है, तीसरा जो कथन है हमारा, यह कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वह P/Q के रूप में होता है। क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। और जो पूर्णांक होता है वह या तो माइनस में रहेगा या फिर तो प्लस में रहेगा, लेकिन P/Q के रूप में नहीं होता, इसलिए यह क्या है, असत्य है। चौथा है हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने आपसे बताया था ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है और ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 लगा है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये देखिए हमारा यहाँ से प्राकृतिक 1 से शुरू होती है और यह 0 शुरू होता है, और ये जहां तक प्राकृतिक जाएगी वहीं तक पूर्णांक जाएगा, पूर्ण संख्या जाएंगी, सॉरी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो यह हमारा क्या होगा, सत्य होगा। जो हमारा पांचवा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए समझिएगा, पूर्णांक में क्या है हमारा, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। 0 से अगर छोटा है तो ऋणात्मक पूर्णांक है, और 0 से बड़ा है तो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्या है, ये देखिए लिखा है पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक क्या है, माइनस में है और प्लस में, ऋणात्मक पूर्णांक भी है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो हमारी कहाँ से, 0 से शुरू होती है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होता, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो टिक मार दिया है, ये आप लोगों को असत्य और असत्य लिखना है, ठीक है, सही और गलत नहीं करना है, इसके लिए सॉरी आप लोगों से। ठीक है, जो हमारा छठवां कथन है वो कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हमारी क्या है, 0 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन जो परिमेय संख्या क्या है, P/Q के रूप में। ठीक है, तो परिमेय संख्या P/Q, पूर्ण संख्या एक हमारी क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हमें P और Q चाहिए, P/Q के रूप में। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या है हमारा, सिर्फ P के रूप में। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल है हमारा, पहला सवाल हमने हल कर लिया है, अच्छे से सब लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ये जरूर कहें कि हाँ सर समझ में आया। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। दिया है कि क्या शून्य हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे Q 0 ना हो, तो हम कह सकते हैं हाँ, शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/3, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। हाँ, P हमारा क्या हो सकता है, P का मान हमारे 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता यदि वह परिमेय संख्या है तो। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 3 और 4 के बीच में, तीसरा सवाल है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए परिमेय संख्या ज्ञात करने की दो विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि हम समझते हैं कि जो जैसे हमें दो संख्याओं के बीच में निकालना है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच की, 4 के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे, देखते हैं थोड़ा सा। 3 और 4 के बीच में, तो हम कह सकते हैं यदि हम इसको A मान लें और इसे क्या मान लें, B मान लें। ठीक है, क्या मान लें इसको, यदि हम इसे A मान लें और इसे क्या मान लें, B मान लें, तो इसको देखिए किस तरह से हल करते हैं, A + B/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 और 4 के बीच में हमें संख्या निकालनी है, तो हमें पता है कि 3 क्या है हमारा छोटा है और 4 क्या है बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
कि इन दोनों को जोड़ देंगे 3 + 4 बटे क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो 7/2 आया है वह 3 से क्या है बड़ा है और 7 से क्या है छोटा है, 4 से क्या है सॉरी छोटा है। 3 से बड़ा है 7/2 और 4 से छोटा है 7/2। अगला है कितनी संख्या ज्ञात करनी है हमें 6। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे करना है। ठीक है, अगली बार जब हम करेंगे, देखिए इसमें बुक में आपको अलग तरीके से दिया होगा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, या चरण नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। मेरे पास इतना समय नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को फिर देखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब जैसे हमें 3 और 4 के बीच में निकालना हो तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 3 और 7/2 के बीच की परमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे हम जब इसको निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 3 + 60/2/2। तो अब इसको हल करेंगे। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा अच्छे तरीके से। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 + 7 बटे क्या हो जाएगा 2। अब आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि हम इसके नीचे 1 लगा दे तो ऊपर नीचे गुणा हुआ करता है और बीच बीच गुणा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 6 13 13/4। ये हमारा क्या हो गया 13/4 आ गई। किसकी किसकी बीच की संख्या 3 और 7/2 के बीच की। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो अगला हमारा स्टेप बनेगा 3, उसके बाद हम लिखेंगे 13/4, उसके बाद लिखेंगे 7/2, फिर क्या लिखेंगे 4। अगली बार जब हम करेंगे तो हम इनके बीच में, देखिए दो संख्याओं के बीच में अनेक परमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि ये 4 आएंगी कि 6 आएंगी, आप किसी के बीच की निकाल लीजिए। आपको अगली बार निकालना है, जैसे मान लीजिए 13/4 और 7/2 के बीच में, तब भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे किसके बीच में 13/4 और 7/2 के बीच की परमेय संख्या है। किसके बीच की 7/2 की परमेय, तो हम इसको जोड़ लेंगे 13/4 + 7/2 बटे क्या आ जाएगा 2। देखिए इसका एलसीएम आएगा कितना 4, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, यहाँ पे 7 दूनी 14, 14/4/2, ये फिर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 और 13 कितना हो जाएगा 27/6। तो इसे किसकी किसकी बीच की संख्या आ गई 13/4 और 7/2 की बीच की जो परमेय संख्या आ गई वो क्या आ गई 27/6। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 13/4 27/6 और उसके बाद क्या करेंगे 7/2, उसके बाद क्या आ जाएगा 4। देखिए 1 2 3 हमें इसी तरह 6 संख्या ज्ञात करनी है। आप लोग आगे इसी तरीके से क्या करेंगे, हम लोग इसको, जैसे हमें दो संख्याओं के बीच की निकालनी है तो पहली संख्या को a मान लेंगे, दूसरी संख्या को हम b मान लेंगे, तो a + b/2 करके आप लोग संख्याएं सारी निकाल सकते हैं। उसके आगे क्या है, हमारी जो चौथी संख्या आएगी इस तरीके से। अगला हमारा जो जैसे हमें निकालना 7/2 और 4 के बीच में संख्या, परमेय संख्या 4 के बीच की। ठीक है, 4 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7/2 + 4/2, ये हमारा जाएगा 7 + 8/4, तो ये हो जाएगा हमारा 15/4। ठीक है, तो ये हमारी किसके बीच की आ गई 60/2 और 4 के बीच की। तो 3 3 3 13/4, फिर 27/6, 7/2 और 15/4 और इसके बाद फिर 4। ठीक है, तो कितनी आ गई संख्या 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरीके से आप दो संख्याएं अपने मन से निकालेंगे। जब ना समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अब चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे पहले बताया था ये तीसरे सवाल की तरह ही है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी, बस इसमें दे दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपसे पहले बताया था कि जो परमेय संख्या दो संख्या के बीच में हम ज्ञात करते हैं तो a + b/2 कर देते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो इस तरीके से भी इसकी संख्याएं निकाल सकते हैं, यदि नहीं चाहें तो आप इसकी एक दूसरी विधि है, उस विधि के द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उस विधि से हम कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें दिया गया है
कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5 + 1 करते हैं। ठीक है, आइए मैं समझाता हूँ आपको पूरी तरह से। चलिए आइए हम समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं, तो एक इसकी a + b के अलावा एक इसकी दूसरी विधि है जिसे हम क्या कहते हैं, वैकल्पिक विधि बोलते हैं। ठीक है, किताब में आप लोग यदि देखेंगे तो हो सकता है आप हमारा आंसर और बुक का आंसर आपसे आपका न मिले। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, बुक के आंसर को भी मैं एक बार प्रूफ करके दिखा दूंगा और अपना आंसर जो चल रहा है उसमें तो चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया था कि जो दो संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्या होती हैं वह अनगिनत होती हैं, अपरिमेय संख्या, असंख्य अपरिमेय संख्याएं आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं वैकल्पिक विधि के बारे में। देखिए इसमें दिया हुआ है 5 परिमेय संख्या। क्या दिया हुआ है? 5 परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 + 1 लिखते हैं, यानी कि एक इससे बढ़ा के, अगर 4 कहता है तो 4 + 1 करेंगे, 5 कहता है 5 + 1 करेंगे वैकल्पिक विधि के माध्यम से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 में 5 + 1 हमने किया तो कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे और 6 का मल्टीप्लाई नीचे करा देंगे। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, 4 में भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 में भी 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा कराने पर 36 को 18 और नीचे हो जाएगा 6 × 5 = 30। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। अब देखिएगा, समझिएगा इस बात को, 18 और इसकी जो हर है वो दोनों हो गए समान और ऊपर आ गया 18 और इसमें आ गया क्या, 24। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि 18 से 24 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम लिख सकते हैं 19/30, 20/30। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। उसके बाद 21/30, देखो ये भी 3 से कट जाता है, ये भी 3 से कट जाता है, तो क्या जाएगा 7/10। ठीक है, ये एक संख्या आ गई। उसके बाद हम कह सकते हैं 22/30, तो ये हमसे क्या कहते हैं, 2 से कट जाता है। ठीक है, तो आ जाएगा 11/15। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं 23/30। ये हमारी संख्या होंगी कौन कौन सी, 19/30, 2/3, 7/10 और 11/15 और 23/30। ठीक है, आपको जो विधि पसंद आ जाए, ये फिर a + b/2 वाली, या फिर अगर 5 परिमेय संख्या कह रहा है, 6 कह रहा है, 7 कह रहा है, 10 कह रहा है, तो आप एक बढ़ाकर वो अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, दोनों में दोनों संख्याओं के अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा करा देना है। जो भी आए और जो भी उसका अंश आए, ठीक है, जैसे इसका अंश कितना है 18 है, इसका अंश कितना है 30 आए, उन दोनों के बीच में जितने भी संख्याएं आ जाएं उसमें आपको हर को चेंज नहीं करना, हर को आपको सेम रखना है और आप लोग सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगर 6 कहे, 10 कहे, 15 कहे, 20 कहे, 25, 50, 100 जितनी भी कहे आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो किताब में बुक में आंसर है तो उसने क्या किया है, इसमें 5 कहा है तो आपको 5 से ऊपर का मल्टीप्लाई कराना है। आप चाहे 8 करा दीजिए, चाहे 9 करा दीजिए, 10 का करा दीजिए। जो बुक में आपको दिया हुआ है उसने क्या किया है, 3/5 और 4/5 में 4/5 में क्या किया है, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है। किसका, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये आ गया 30 और ये आ गया क्या, 50। ठीक है, क्या आ गया, 30 आ गया और 50 आ गया है। इस कारण से उसमें क्या हो गया है 30 और इसमें क्या हो जाएगा 40, 40/50। तो जो बीच की हमारी संख्याएं आ गई हैं, ठीक है, तो आ गई 31/50, 32/50। इस तरीके से उसने बुक में निकाल दिया आंसर। तो आपको क्या करना है, इससे एक बढ़ा देना है, या फिर 2 बढ़ाइए या फिर 4 बढ़ाइए, लेकिन 5 से 5 ना हो, जो संख्या दी गई है वो ना हो और उससे छोटी ना हो, उससे बड़ी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5वें सवाल में आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा वीडियो रोक देता हूं। क्यों रोक देता हूं, क्योंकि मुझे सवाल नोट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो भी आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण से मैं वीडियो रोक के सवाल लिखता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा मेरा सहयोग करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए, ताकि आप लोगों को लगातार मैं इसी तरह पढ़ाता रहूं। आपको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको 9-10 की मैथ और साइंस और 11th की फिजिक्स के बारे में गहन अध्ययन कराया जाएगा और पूर्णतः रूप से सटीक जानकारी और नई बुक के माध्यम से
जो हमारी नई किताब है, जो नई चली है नए पैटर्न पे, ठीक है, उसके जितने भी सवाल होंगे सभी को एक बेहतर तरीके से आपको समझा के सारी चीज़ों को मैं हल करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 5वां नंबर का सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है, नीचे दिए हैं 4 सवाल दिए गए हैं, अभी मैंने 2 नोट किया है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। या फिर आप लोग इसमें एक एक कह रहा है तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, या फिर a प्लस बी के माध्यम से आप लोग निकाल सकते हैं a प्लस। चलिए किसी कारणवश वीडियो हमारा रुक गया था, आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, हमने आपसे बताया था कि या फिर a प्लस बी बाई 2 के रूप में आप लोग हल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक एक संख्या कह रहा है तो आप ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि एक कह रहा है एक से हमें ज्यादा लेना है तो एक से बड़ा 2 होता है या 3 होता है 4 होता है। ठीक है, तो आप चाहे जिसका भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन एक का ना कराइए, एक से ज्यादा कराइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा 3/1 है तो हमने ऊपर क्या कराया, 2 का मल्टीप्लाई कराया और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कराया। सेम -4 में भी 2 का मल्टीप्लाई करा के नीचे 2 कर दिया, तो यहाँ पे आ गया -6/2 और यहाँ गया -8/2। तो इसके बीच की संख्या कौन सी होगी, -7। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच की चाहिए हमें संख्या, तो क्या कह सकते हैं, -7/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर जी इसके बीच में तो एक ही जगह है। हाँ, अगर आप ज्यादा संख्या गुणा कराते, जैसे 2 की जगह आप 5 कराते तो यहाँ पे 3 का गैप आ जाता। ठीक है, 4 का गैप आ जाता। ठीक है, तो ये आप मत सोचिएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि परिमेय संख्या 2 संख्याओं के बीच में बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, अनगिनत संख्या हो सकती हैं। सेम आप इसमें देखेंगे 1/9 है, इसमें भी क्या कराएंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे तो हो जाएगा 2/9, और यहाँ पे अगर 2 का गुणा कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा 2/18 हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी हम जितना अंश में मल्टीप्लाई कराएंगे उतना हर में भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 9 दूनी 18। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2/18 और 4/18 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी, तो आप कह सकते हैं सर जी 3/18। ये कट जाती है, किससे कट जाती है, 3 18, तो 1/6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1/9, 1/6, ये किससे बड़ी, 1/9 से बड़ी है, और 2/9, 2 हमारी क्या आ गई 9, ये हमारा आंसर आ गया, 1/6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर जो हमारा सवाल है, ठीक है, 5वें का तीसरा, ये क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है 0.75 और 1.2 के बीच की क्या करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है, परिमेय संख्या। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। देखिए थोड़ा सा, जैसे इसमें लिखा है 0.75 और 1.2 के बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक से ज्यादा का मल्टीप्लाई कराना था, हम इसमें 2 का गुणा करा देंगे, तो इसमें हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 2, और अगर इसमें हम गुणा कराएंगे 1.2 मल्टीप्लाई 2/2, और इसके नीचे भी 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक नीचे हर मान लिया है। अपनी तरफ से यहाँ पे हर मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि एक का गुणा कराते हैं और एक का भाग देते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए, तो यहाँ का इसका क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा बटे 2, और 2.4, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है, 2.4/2। हम चाहें तो इसका दशमलव हटा सकते हैं, ना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1.5 से लेकर 2.4 तक हम लोग लिख सकते हैं बीच की परिमेय संख्याएं। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक परिमेय संख्या हमें निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं 1.6/2, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं कैसे हल करते हैं। ठीक है, चौथा नंबर सवाल देखिए आप लोग। ठीक है, 8 और 9 के बीच में क्या है, 8 और 9 के बीच क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं इसके ऊपर हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि हमें आपको पता है सारे सवाल मैंने इसी विधि से लगाए हैं। इसके नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करा दें और 9 में भी 2 का मल्टीप्लाई कराएं और नीचे 2 रखें। 8 दूनी 16/2 और 9 दूनी 18/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 17/2। ठीक है, 17/2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी कोई समस्या, 5वें नंबर सवाल के देखिए, पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, ये हमारा क्या आंसर आया 17/2 आंसर हमारा हो गया। किसी कोई समस्या भाई? चलिए इस छठवां नंबर सवाल देखते हैं। छठवां नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला है सवाल हमारा निम्नलिखित संख्याओं के बीच क्या ज्ञात करना है, पहले परमेय संख्या ज्ञात करनी है। पहला सवाल है 1/5 और 4/5 के बीच क्या करना है, 4/5 के बीच दो परमेय संख्याएं। ठीक है, दो परमेय संख्याएं आप लोग लिख लीजिएगा, परमेय संख्याएं। ठीक, अब देखिए मैंने आपसे पहले बताया था वैकल्पिक विधि से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अगर 2 कह रहा था हम किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, आप लोग कमेंट में बताइए जरूर। 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 गुणे 3 और नीचे भी 5 गुणे 3 हो जाएगा। इसी तरह हमारा और में 4 गुणे 3 और इसमें भी 5 गुणे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/15 और यहाँ पे 12/15 क्या हो जाएगा 15। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर इसके हर बराबर करना है क्या। ठीक है, मान लीजिए किसी के हर बराबर नहीं है, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, इनमें से तो कई के हर बराबर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे हल होगा ये। ठीक है, क्या आ गया 3/15 और 12/15 हो गया। इसके दो बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं क्या, 2 से ज़्यादा लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4/5 और यहाँ पे लिख सकते हैं 6/5, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमें किसके 3 से और 12 के बीच की परमेय संख्या निकालनी है, तो हम कह सकते हैं कि 4/15 और 6/15 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दो परमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिया। अगला सवाल है हमारा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसी का है छठवें नंबर का दूसरा नंबर सवाल। क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं, 4। 1 और 2 के बीच की, 1 और 2 के बीच की। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे। हम यहाँ पे हर एक एक मान लेते हैं कि 1/1 हर है और यहाँ पे 1/1 हर है, तो ऊपर भी 5 कराएंगे, नीचे भी 5 कराएंगे। ऊपर 5 कराएंगे तो ये हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, और कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, ठीक है 4 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम कह सकते हैं कि 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, 4 परमेय संख्याएं हो गई। किसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर कोई समस्या नहीं है तो ठीक है, इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। ये 4/5, 7/5, 8/5 और 9/5 ये हमारी क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। ठीक है, चलिए छठवें नंबर सवाल के हमने आपको 2 सवाल पहला और दूसरा बता दिया है। ठीक है, तीसरा नंबर का जो सवाल है वह सेम आप लोगों को करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सवाल हमें आए हैं सर कि नहीं आए। अगर आप लोग कह देंगे कमेंट में बताएंगे कि सर इसका एक वीडियो और बना दीजिए 2 सवालों का, तो मैं ज़रूर बना दूंगा। आ जाए तो कोई बात नहीं है, करना है तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं सीधा डायरेक्टली 5वें नंबर पर सवाल को लेकर उसको ख़त्म करता हूँ चैप्टर को। काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि काफ़ी देर से वीडियो चल रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है 0 और 0.1 के बीच की परमेय संख्या है, इसको हमें कैसे हल करना है। पहली बात तो 0 है, फिर क्या है 0.1 है। हम क्या करेंगे, हम चाहें तो इस 0.1 खत्म दशमलव को हम हटा सकते हैं। इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमने क्या किया है, 0.1 को हमें दशमलव हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नीचे 10 का भाग भी देना पड़ेगा ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना आए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 क्या हो गया हमारा, 1/10। तो हम इसमें कह सकते हैं कि 0 और 1/10 के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है बीच की, यहाँ पे सॉरी लिखा नहीं मैंने, 9 परमेय संख्या। कितनी परमेय संख्या है, 9 परमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। हम कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे भैया, 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पे भी हम 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10/100। कितना हो गया, 10/100। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे भी तो 100 हो गया, या कुछ भी कर सकते हैं। 1 से लेकर 0 से लेकर 10 के बीच की
9 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम कह सकते हैं क्या बेटा, इसके जो हर है 100 है, ठीक है, क्या है हर 100 है, तो हम कह सकते हैं 1/100। क्या लिख सकते हैं 1/100। अगली हमारी क्या परिमेय संख्या होगी 2/100। 2/100 को हम क्या लिख सकते हैं आगे बताएंगे, ठीक है। 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100। देखिए अब इनमें से कट कौन कौन से जा रहा है, तो 1/100 का क्या लिखेंगे 1/100 ही रहने देंगे। 2/100 को हम लिख सकते हैं 1/50, क्योंकि 2 से कट जाएगा 100 तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। 3/100 नहीं कटेगा तो 3/100 को वही रहने देते हैं। ये क्या 4 से अगर हम काटेंगे तो ये 25 बार में 100 चला जाता है, 25 जो क्या होता है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/25। देखिए बेटा 4 का भाग देंगे 100 में तो 25 बार में चला जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1/25। इसमें हम 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/20, क्योंकि 20 पंचे क्या होता है 100 होता है, ठीक है। अब 6 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3/50। क्यों, क्योंकि देखिए 6 को हमने 2 से काट दिया और 100 को भी हमने 2 से काट दिया तो क्या आ गया 3/50 आ गया। 7/50 में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, नहीं करता है, तो इसको 7/100 कर देंगे। 8/100 को हम क्या लिख सकते हैं 2/25। 4 से हम काटेंगे तो 4 दूनी 8, 25 चौको 100, तो आ जाएगा 2/25 और ये 9/100 ही रहने देंगे, ठीक है। इस तरीके से आज का हमारा पहला चैप्टर संख्या पद्धति का 1.1 समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और आपको लगातार अच्छी और अच्छे से समझाकर वीडियो आपको देते रहें। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। धन्यवाद।